हाँ जी दोस्तों नमस्कार, मैं डॉक्टर राजबाला आपके अपने यूट्यूब चैनल राज चहल अकेडमी पर आपका स्वागत करती हूँ। मित्रों, जैसा कि आप जानते हैं कि हमारी एचटेट पीजीटी हिंदी की कक्षाएं चल रही हैं और जिसमें हम आपके पाठ्यक्रम में सम्मिलित जितनी भी रचनाएं हैं उन पर लगातार चर्चा कर रहे हैं। और आरोह भाग 1 आपका पूरा हो चुका है और आरोह भाग 2 हमने शुरू कर रखा है। तो उसमें आपके तीसरे कवि लगे हुए हैं कुंवर नारायण, और इनकी 2 कविताएं आपके पाठ्यक्रम में सम्मिलित है। कुंवर नारायण पर एक विशेष व्याख्यान मैं आपको उपलब्ध करवा चुकी हूँ। इस कविता को पढ़ने से पहले आप उस व्याख्यान को जरूर देखिएगा, क्योंकि वहां से भी प्रश्न बनने की पूरी पूरी संभावना है। ठीक है, तो आज हम अभी बात करेंगे कुंवर नारायण। ठीक है, मैंने आपको उसमें भी बता दिया था कि इनका जन्म कब हुआ। 19 सितंबर 1927 को कहाँ हुआ? उत्तर प्रदेश में और लखनऊ में इनका जन्म हुआ था। प्रमुख रचनाएं कौन सी है? चक्रव्यूह, चक्रव्यूह, परिवेश, तो अपने सामने कोई दूसरा नहीं, इन दिनों, ये सारे क्या है? इनके काव्य संग्रह है। आत्मजयी क्या है? इनका प्रबंध काव्य है जिसका प्रकाशन वर्ष है 1965, और इसमें नचिकेता और बाशरवा के माध्यम से जो है वो पुराणिक प्रसंग के माध्यम से नवीन प्रसंगों को उठाया गया है। आकारों के आसपास ये इनका कहानी संग्रह है जो कब प्रकाशित हुआ था? 1973 में। ये काफी महत्वपूर्ण है, इसको आप ध्यान में रखेंगे। आज और आज से पहले क्या है? इनकी समीक्षा है। मेरे साक्षात्कार, ये एक सामान्य इनकी रचना है। ठीक है, प्रमुख पुरस्कार क्या है? साहित्य अकादमी पुरस्कार इनको मिला था। कब मिला था? 1995 ईस्वी में। ठीक है, किस पर मिला था? कोई दूसरा नहीं पर मिला था। कुमारन आशान पुरस्कार भी इनको मिला था। व्यास सम्मान, प्रेमचंद पुरस्कार, लोहिया सम्मान, कबीर सम्मान और ज्ञानपीठ पुरस्कार इनको कब मिला था? 2005 ईस्वी में इनको क्या है? ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था अपने संपूर्ण कृतित्व के लिए। और निधन कब हुआ? 2017 ईस्वी में दिल्ली में हुआ। और ये जो पंक्तियां हैं ये बहुत ही महत्वपूर्ण है आपकी परीक्षा की दृष्टि से। न जाने कब से बंद एक दिन इस तरह खुला घर का दरवाजा, जैसे गर्द से ढकी एक पुरानी किताब, है ना। तो वो ये जो पंक्तियां हैं इनके माध्यम से कह रहे हैं, न जाने कब से बंद एक दिन इस तरह खुला घर का दरवाजा, जैसे गर्द से ढकी एक पुरानी किताब। ठीक है, गर्द से ढकी हर पुरानी किताब खोलने की बात कहने वाले कुंवर नारायण ने सन 1950 के आसपास काव्य लेखन की शुरुआत की। कब शुरुआत की? 1950 के आसपास। उन्होंने कविता के अलावा चिंतन परक लेख भी लिखे, कहानियां भी लिखी, सिनेमा के लिए भी लिखा और अन्य कलाओं पर समीक्षाएं लिखी, किंतु कविता की विधा में उनके सृजन कर्म में हमेशा प्राथमिकता प्राप्त हुई। मतलब इन्होंने कहानियां भी लिखी हैं, पटकथाएं भी लिखी हैं और समीक्षाएं भी लिखी हैं, लेकिन उनका जो मुख्य कार्य क्षेत्र क्या था? जो मुख्य सृजनकर्ता किसके थे? वो कविता के थे। ठीक है, नई कविता के दौर में जब प्रबंध काव्य का स्थान प्रबंध तव की दावेदार लंबी कविताएं लेने लगी, तब कुंवर नारायण ने आत्मजयी जैसा प्रबंध काव्य रच करके भरपूर प्रतिष्ठा प्राप्त की। यानी कि नई कविता का जो समय था उसमें प्रबंध काव्य नहीं लिखे जा रहे थे, लेकिन उस समय जो कुंवर नारायण थे उन्हें आत्मजयी जैसा प्रबंध काव्य लिखा और उस समय एक मतलब नवीन स्थापना उन्होंने की। आलोचक मानते हैं कि उनकी कविता में व्यर्थ का उलझाव, अखबारी सतहीपन और वैचारिक धुंध नहीं है, बल्कि क्या है? मतलब संयम है, परिष्कार है और साफ सुथरापन है। भाषा और विषय की विविधता उनकी कविताओं के विशेष गुण माने जाते हैं। ठीक है, मतलब भाषा कैसी है उनकी? सरल भाषा है, शब्दों का उलझाव जो है वो दिखाई नहीं पड़ता। और क्या है? और इनकी मतलब क्या है? विशेष गुण क्या है? कविताओं में विषय की विविधता भी उनका विशेष गुण है। इनमें यथार्थ का खुरदरापन भी मिलता है, उसका सहज सौंदर्य भी मिलता है। यानी कि दोनों मिली जुली भावनाएं जो हैं वो देखने को मिलती हैं। सीधी घोषणाएं और फैसले उनकी कविताओं में नहीं मिलते, क्योंकि जीवन को मुकम्मल तौर पर समझने वाला एक खुलापन उनके कवि स्वभाव की मूल विशेषता है। इसलिए संशय, संभ्रम, प्रश्नाकुलता उनकी कविता के बीज शब्द है। मतलब ये एकदम से किसी भी निष्कर्ष पर कविता के माध्यम से नहीं पहुंचते हैं। ठीक है, कुंवर जी पूरी तरह नागर संवेदना के कवि हैं। देखिए यहाँ से बड़ा एक इम्पोर्टेंट प्रश्न बन सकता है कि ये लाइन जो है यूं की उठ के आपके पेपर में आ सकती है, और यहाँ पर नागर संवेदना की बजाय यहाँ पर क्या लिखा हुआ मिल सकता है आपको?
ग्रामीण संवेदना और प्रश्न आ सकता है कि संगत असंगत बताइए, इनमें से संगत बताइए। तो यही कथन, यदि यहाँ पर ग्रामीण संवेदना लिख दिया जाता है तो यही कथन आपका क्या हो जाएगा, असंगत हो जाएगा। जो रघुवीर सहाय हैं वो ग्रामीण संवेदना के कवि नहीं है, वो नागर संवेदना के कवि हैं, यानी शहरी संवेदना के कवि हैं। ठीक है, विवरण उनके यहाँ नहीं के बराबर है, पर व्यक्तिक और सामाजिक ऊहापोह का तनाव पूरी व्यंजकता से सामने आया है। एक पंक्ति में कहें तो उनकी तटस्थ बीत राग दृष्टि नोच खसोट हिंसा प्रतिहिंसा से सहमे हुए एक संवेदनशील मन के आलोड़नों के रूप में पढ़ी जा सकती है। यानी कि उस समय का जो शहरी मध्यम वर्ग है वो किस प्रकार विभिन्न प्रश्नों की कसमसाहट में जी रहा था, वो किस प्रकार जो है वो विभिन्न विसंगतियों का सामना कर रहा था, कैसे कैसे प्रश्न उसके मन में उत्पन्न हो रहे थे, वो सारी कसमसाहट जो है वो इनकी रचनाओं में देखने को मिलती है। यहाँ पर कुंवर नारायण की दो कविताएं हैं। पहली कविता कौन सी है, कविता के बहाने, जो किसमें संकलित है, इन दिनों में संकलित है। ठीक है, इन दिनों का प्रकाशन वर्ष क्या है, 2002। ठीक है, इन दिनों का प्रकाशन वर्ष है 2002। कविता के बहाने, इन दिनों, इस तरह से आप याद रख सकते हैं। आज का समय कविता के वजूद को लेकर आशंकित है। शक है कि यांत्रिकता के दबाव में जो है वो कविता का अस्तित्व ही नहीं रहेगा। मतलब इतना मशीनीकरण आ चुका है कि लोग जो हैं, लोगों के पास समय ही नहीं है कविता पढ़ने का। तो ये जो आशंका है, इस पर कवि जो है वो जवाब दे रहे हैं इसमें, कविता के बहाने में। ऐसे में यह कविता कविता की अपार संभावनाओं को टटोलने का एक अवसर देती है। और कविता के बहाने यह एक यात्रा है जो चिड़िया फूल से लेकर बच्चे तक की जो संवेदना को हमारे सामने प्रस्तुत कर रही है। एक और प्रकृति है, दूसरी ओर भविष्य की ओर जो है वो कदम बढ़ाता हुआ बच्चा है। कहने की आवश्यकता नहीं कि चिड़िया की उड़ान की सीमा है, फूल के खिलने के साथ उसकी परिणति निश्चित है। ठीक है, लेकिन बच्चे के सपने असीम हैं। बच्चों के खेल में किसी प्रकार की सीमा का कोई ख्याल नहीं होता। कविता भी शब्दों का खेल है। शब्दों के इस खेल में जड़ चेतन अतीत वर्तमान मतलब किसी प्रकार की कोई सीमा नहीं होती, सब क्या है, उपकरण मात्र हैं। इसलिए जहाँ कवि की रचनात्मक ऊर्जा होगी, वहां सीमाओं के बंधन जो है वो अपने आप ही टूट जाएंगे। ठीक है, वो चाहे घर की सीमा हो, भाषा की सीमा हो, या फिर समय की ही सीमा क्यों ना हो। मतलब कि कविता के अंदर बहुत शक्ति है, वो कहीं भी पहुंच सकती है, किसी भी प्रकार के भाव जो है वो जगा सकती है। दूसरी कविता है बात सीधी थी पर कोई जो कोई दूसरा नहीं, संग्रह में संकलित है। मतलब कि कोई दूसरा नहीं, संग्रह में संकलित कौन सी है, बात सीधी थी। ठीक है, दो कविताएं संकलित हैं, कविता के बहाने इन दिनों में संकलित है और बात सीधी थी पर कोई दूसरा नहीं में संकलित है। कविता में कथ्य और माध्यम के द्वंद्व को उकेरते हुए भाषा की सहजता की बात की गई। देखिए, दोनों बातें आप याद रखेंगे कि कविता के बहाने कौन से काव्य संकलन में संकलित है और बात सीधी थी कौन से काव्य संकलन में संकलित है। यहाँ से प्रश्न बन सकता है, इनको उल्टा करके भी दिया जा सकता है, संगत में पूछा जा सकता है। तो आपको बहुत अच्छी तरह से ये बात याद रखनी होगी। कविता में कथ्य और माध्यम के द्वंद्व को घेरते हुए भाषा की सहजता की बात की गई है। और वो कहते हैं कि हर बात के लिए कुछ खास शब्द नियत होते हैं, ठीक वैसे ही जैसे हर पेंच के लिए एक चूड़ी निश्चित होती है। और यदि हम पेंच को उल्टा पुल्टा मरोड़ेंगे तो वो चूड़ी क्या हो जाती है, मर जाती है, और उस पेंच का फिर कोई अस्तित्व नहीं रहता। इसीलिए जो कवि हैं वो इस कविता के माध्यम से संदेश देना चाहते हैं, भाषा और कथ्य मतलब का आपस के अंदर क्या होना चाहिए, मैच होना चाहिए। कई बार क्या होता है कि जो कवि है वो अपने मतलब कि अपने कथ्य को, अपनी बात को बहुत ज़्यादा प्रभावी बनाने के लिए बहुत लंबे लंबे और मतलब कि कठिन कठिन भारी भरकम शब्दों का प्रयोग करता है, ताकि वो अपनी विद्वता को जो है पाठकों पर झाड़ सके। तो इस पर व्यंग्य कर रहे हैं कुंवर नारायण जी। वो कहते हैं कि यदि हम बात को ज़्यादा मरोड़ते हैं तो उसकी चूड़ी मर जाती है, यानी कि उसका कोई अस्तित्व नहीं रहता। मतलब वो क्या कह रहे हैं, कविता संप्रेषण का माध्यम है, वो आपकी विद्वता का प्रदर्शन नहीं है। ठीक है, अच्छी बात या अच्छी कविता का बनना सही बात का सही शब्द से जुड़ना होता है। जब ऐसा होता है तो किसी दबाव या अतिरिक्त मेहनत की जरूरत नहीं होती, वो सहूलियत से ही पाठकों के सामने पहुंच जाती है। देखिए, कविता को पढ़ते हैं, कविता के बहाने। कविता एक उड़ान है चिड़िया के बहाने, कविता की उड़ान भला चिड़िया क्या जाने।
देखिए यहाँ पर जो कविता के ऊपर जो विभिन्न प्रकार की आशंकाएं जताई जा रही थी उस समय, या आज भी जताई जाती हैं कि बहुत ज़्यादा मशीनीकरण हो गया है आधुनिकता के इस दौर में। जो मनुष्य है उसके जीवन में इतनी भागदौड़ मची हुई है कि उसके पास कविता पढ़ने का समय ही नहीं है। इस प्रश्न पर जवाब दे रहे हैं कौन? कुंवर नारायण। वो कह रहे हैं कि कविता की तुलना चिड़िया से की जा सकती है, लेकिन चिड़िया भी जो है उड़ती है, मतलब कि चिड़िया भी अपने पंख फैला करके आसमान के अंदर उड़ान भरती है। कविता भी क्या भरती है? उड़ान भरती है, लेकिन कविता की उड़ान चिड़िया की उड़ान से भी अधिक बड़ी है। वो असीम है, उसकी कोई सीमा नहीं है। जैसे चिड़िया की पंख फैलाने की या उड़ने की एक सीमा है, वो किसी एक विशेष ऊंचाई तक ही उड़ सकती है, लेकिन जो कविता है उसकी कोई सीमा नहीं है, वो बहुत ऊंची उड़ सकती है, उसकी कल्पना की कोई सीमा नहीं है। ठीक है। बाहर भीतर इस घर उस घर कविता के पंख लगा उड़ने के माने चिड़िए क्या जाने। मतलब वो जो चिड़िया है वो तो क्या है, इस घर में चली जाएगी, दूसरे घर में चली जाएगी, बाहर चली जाएगी, भीतर चली जाएगी, एक देश से दूसरे देश में चली जाएगी, लेकिन कविता जो है उसकी कोई सीमा नहीं है। यानी कि जो कल्पना है वो असीम है, उस कल्पना की कोई सीमा है ही नहीं। इसलिए कविता जो है वो उसकी जो उड़ान है वो चिड़िया की उड़ान से कहीं ज्यादा बढ़कर है। कविता एक खिलना है फूलों के बहाने, कविता का खिलना भला फूल क्या ना जाने। वो कहते हैं कि जैसे फूल जो है वो खिल कर के चमन के अंदर खुशबू बिखेरता है, लेकिन फूल की भी अपना एक समय निश्चित होता है कि कुछ समय के पश्चात जो फूल है वो मुरझा कर के नीचे गिर जाता है। उसका सौंदर्य, उसकी खुशबू, उस उसका जो मतलब चरम जो भी उसकी हम जिसके लिए वो जाना जाता है वो सब कुछ उसका बहुत जल्दी समाप्त हो जाता है। यानी कि वो चिरस्थायी नहीं होता, बहुत क्षणिक उसका उसकी जो उपलब्धता है वो बहुत क्षणिक होती है। लेकिन वो कहते हैं कि जो कविता है, ठीक है, कविता का खिलना फूल क्या जाने। मतलब कविता जो है वो हरदम, उसकी कोई ऐसा नहीं है कि आज वो पढ़ ली और परसों पुरानी हो जाएगी। कविता वर्षों तक भी पुरानी नहीं होती है। जैसे रामायण कभी वाल्मीकि ने लिखी थी और आज भी उसको उसी रोचकता के साथ, उसी संवेदनशीलता के साथ, उसी मार्मिकता के साथ जो है वो पढ़ा जा रहा है, देखा जा रहा है। तो ये बात यहाँ जो है वो कवि कह रहे हैं कि फूल का जो खिलना है वो क्षणिक है, ठीक है, उसका सौंदर्य क्षणिक है, लेकिन कविता का सौंदर्य जो है वो चिरस्थायी है। कविता जो है वो कभी भी मरती नहीं है, कभी भी मुरझाती नहीं है। ठीक है। बिना मुरझाए महकने के माने फूल क्या जाने, कविता एक खेल है बच्चों के बहाने, बाहर भीतर यह घर वह घर सब घर एक कर देने के माने बच्चा ही जाने। यहाँ कविता की तुलना जो लेखक है वो किससे कर रहे हैं? बच्चे से कर रहे हैं। कि जैसे कोई बच्चा है, खेल के अंदर पूरा आनंद लेता है, ठीक है, और बच्चा जब खेल रहा है तो उसके लिए अपना और पराया कुछ भी नहीं है। वो एक घर से दूसरे घर में जाता है, यानी स्व और जो पर की भावना है वो वहां पूरी तरह से समाप्त हो जाती है। कोई सीमा नहीं है, कोई भेद नहीं है, कोई बंधन नहीं है। इसी प्रकार से जो कविता है, कविता भी किसकी भांति है? बच्चे की भांति है। यानी कि कविता भी सब और पर के बंधन से परे है, इसकी कोई सीमा नहीं है। ये स्वच्छंद रूप से किसी कहीं भी कोई भी इसको पढ़ सकता है और किसी के भी मन को ये भेद सकती है। ठीक है। सब घर एक कर देने के माने बच्चा ही जाने, यानी कि अपने पराये की भावना को भुला देने का जो सबसे ज्यादा, यानी कि अपने पराये की जो भावना है उसको बच्चा ही बहुत जल्दी भुला देता है। यानी कि बच्चे के अंदर वो भावना नहीं होती, लेकिन जो हम बड़े हैं उस भावना से पूरी तरह से ग्रसित होते हैं। इसी प्रकार जो कविता है उसके अंदर भी जो है वो, जैसे कि साधारणीकरण की यदि हम बात करें तो कविता को पढ़ते समय पाठक जो है वो पूरी तरह से अपने और पराये देश और काल की भावना से पूरी तरह से मुक्त हो जाता है। तो कविता की यही विशेषता है। तो इसके माध्यम से जो कुंवर नारायण है ये संदेश देना चाहते हैं कि जो मनुष्य है उसके लिए कविता का जो वजूद है
वो हमेशा रहेगा, कविता कभी नहीं मरेगी। जब तक मानव जाति रहेगी, कविता का अस्तित्व भी तभी तक रहेगा। तो इसके माध्यम से जो कवि हैं यही संदेश देना चाहते हैं। और आज के लिए इतना ही, और कल हम मिलते हैं अगले व्याख्यान में। इनकी जो अगली कविता है, बात सीधी थी, ठीक है, इस पर हम चर्चा करेंगे। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले व्याख्यान में। धन्यवाद। जय हिंद, जय हिंदी।